प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग संविधान की जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विधि के समक्ष समता। लेकिन उसके पहले हम लोग समानता का अधिकार थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसा कि इस टॉपिक को हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, लेकिन इससे आगे की तरफ बढ़ाएं उसके पहले एक बार इस पे एक नज़र डाल लेते हैं। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार प्रदान करता है। अब क्या क्या इसके बारे में विशेष बातें हैं उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को जरूर देख लें। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है तथा अनुच्छेद 15 से 18 समता के अधिकार के मूल सिद्धांत के विशिष्ट उदाहरण है। अनुच्छेद 14 भारत के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है, जबकि अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के बारे में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, तो वहीं पे अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन है। और जैसा कि आप जानते हैं बीईओ के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ जाते हैं। विधि के समक्ष समता यहाँ पे देखी दिया गया है। अनुच्छेद 14 के बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे और उसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। आप धैर्य बना करके पूरी बात को गौर से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि या समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी राज्य किसी व्यक्ति को, यहाँ पे व्यक्ति शब्द यूज किया गया है, व्यक्ति के बारे में वर्णन हम अभी आपको बता रहे हैं। व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। यानी जो हमें अधिकार मिला है उससे वंचित करने का अधिकार राज्य को नहीं है। अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया। जैसा मैंने आपसे बताया, इसका मतलब यह होता है कि अनुच्छेद 14 में नागरिकों, अनागरिकों यों विधि व्यक्तियों जैसे कि कंपनी, निगम, व्यक्ति समूह आदि पर लागू होता है। विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यह ब्रिटिश विधिशास्त्री प्रोफेसर डायसी के विधि के शासन के समरूप है। किसके समरूप है? ब्रिटिश विधिशास्त्री प्रोफेसर डायसी के विधि के शासन के समरूप है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। कौन सी अवधारणा आपसे पूछा जा सकता है तो आप कहेंगे नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य यह है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश को साधारण विधि के अधीन होगा। किंतु इसका तात्पर्य व्यक्तियों के बीच पूर्ण समानता से कदापि नहीं है, क्योंकि यह व्यवहारता संभव ही नहीं है। राज्य समुचित प्रयोजन के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है। प्रोफेसर डायसी ने विधि के शासन के तात्पर्य में प्रोफेसर डायसी के विधि के शासन से तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। बस यही एक लाइन याद रख लीजिए कि पूरे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो विधि के ऊपर है, यानी कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। सबके ऊपर कानून। फिल्मों में डायलॉग नहीं देखे हैं? कानून तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, तुम कानून से बंधे हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पे कानून के अंदर सब लोग हैं, चाहे जो भी होगा, चाहे जिस पद पे हो, चाहे जिस कोष पे हो, कास्ट, धर्म, जात, मूल, क्षेत्र, स्थान, निवास स्थान, किसी भी आधार पे होगा, सबके लिए कानून एक जैसा है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी क्यों न हो, देश के समान विधि के अधीन तथा साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर ही होता है। विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान के 14वें संविधान संशोधन द्वारा दिए गए अधिकार के समरूप है। यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधि के अधीन रहना तथा उसे समान रूप से लागू करना। अतः राज्य द्वारा जो भी विधियां बनाई जाएं उसमें बिना किसी भेदभाव के किसी को समान संरक्षण देने का उपबंध होना चाहिए। न्यायमूर्ति पतंजल शास्त्री ने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का ही एक उपसिद्धांत कहा है। श्री शास्त्री के अनुसार उस स्थिति की कल्पना करना कठिन है जबकि विधियों के समक्ष संरक्षण का उल्लंघन होने पर विधि के समक्ष समता का उल्लंघन न हो। वास्तव में दोनों एक ही उद्देश्य है। अब अनुच्छेद 14 को गौर से समझिएगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अनुच्छेद 14 में लिखा गया है
नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत अंतर्निहित है। मिनर्वा मिल्स का एक केस आता है, कब आता है, भारत संघ के बाद में आता है 1980 में। इस बाद में कहा जाता है कि अनुच्छेद 14 में निहित जो विधि का शासन है को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। यानी विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया गया है। अनुच्छेद 14 वर्ग विभेद का निषेध करता है, कह रहा है वर्ग विभेद का निषेध करता है, यानी वर्गों में बांटने को रोकता है, किंतु वर्गीकरण की अनुमति देता है। यानी वर्गीकरण से रोकता भी है और वर्गीकरण का अनुमति भी देता है। अर्थात यदि एक वर्ग के व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया गया है तो ऐसी विधि संवैधानिक होगी, अपितु एक वर्ग में विभेद मान्य नहीं है। वर्गीकरण अयुक्त युक्त और मनमाना स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। वर्गीकरण युक्त होगा यदि वह बोधगम अंतरक यानी इंटेलिजिबल डिफरेंसिया पर आधारित हो तथा अंतरक और अधिनियम के उद्देश्य में तार्किक संबंध हो। अतः वर्गीकरण अधोलिखित आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर। अब आप समझ पाए होंगे कि क्या एक बार कह रहा है हम जो है ये वर्गीकरण करने नहीं देंगे, फिर कह रहा है वर्गीकरण आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, अब यूपी में ज़्यादातर ज़मीन कैसी है, तो प्लेन ज़मीन है। अब बताइए कि जो हमें सुविधा मिलेगी, मान लो हमको कहा जा रहा है कि आपको जो है यहाँ से 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, तो आप 10 किलोमीटर की दौड़ या 5 किलोमीटर या साई की दौड़ मान लो, आप 5 किलोमीटर दौड़ लगाने में जो आपको समय लगता है, मान लीजिए कि आप आधे घंटे में दौड़ते हैं। अब वही दौड़ आपसे कह दिया जाए पर्वत पे चढ़ कर के दौड़ना है, तो क्या आप आधे घंटे में चढ़ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये छूट तो पर्वतीय क्षेत्र वालों को देना पड़ेगा। जो गाड़ी आप प्लेन ज़मीन पे आसानी से चला सकते हैं, क्या वो पहाड़ी पे उतनी आसानी से चढ़ सकती है? नहीं, उसको देना पड़ेगा। पठार के लिए अलग सुविधा देनी पड़ेगी, जो प्लेन क्षेत्र है उसके लिए अलग, जो समुद्र तटीय इलाके हैं, जैसे मान लो कि वहाँ पे सुनामी आ गई तो उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई, या कहीं पे पर्वत भूस्खलन हो गया तो वहाँ पे एक विशेष व्यवस्था की गई, तो आप कह दीजिए कि मुझे भी उतना फंड चाहिए। तो इस तरह से विभेद करने का अधिकार सरकार को दिया गया को आप में विभेद कर सकते हैं। लेकिन जो मेन कानून है, जो मेन धारा है, जो मेन चीज़ें हैं, उसमें आपका विभेद नहीं होगा। यानी रेड लाइट है तो राष्ट्रपति है तो भी उसे रुकना पड़ेगा, एक आम स्टूडेंट है तो उसे रुकना पड़ेगा, ट्रेन का फाटक गिरा है तो आपको रुकना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो, आपको रुकना पड़ेगा। ये एक नियम है। जैसे भौगोलिक स्थिति के आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं, राज्य के पक्ष में भी हो सकता है वर्गीकरण, कराधान विधियों के संबंध में हो सकता है, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया के संबंध में हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारियों की विवेकीय शक्ति के संबंध में हो सकता है, ऐतिहासिक आधार पर विभेद किया जा सकता है, शिक्षा के आधार पर विभेद किया जा सकता है। जैसे आपकी वैकेंसी आएगी तो उसमें लिखा जाएगा कि सिर्फ स्नातक स्तर के अभ्यर्थी जो स्नातक पास हो गए हैं वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उनकी उम्र जो होगी जनरल की वो 21 से 28 साल होगी। अब आप कहते हैं सर जी ऐसा नहीं है, मुझे भी छूट दीजिए, मैं जो है बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हूँ, तो यहाँ पे आपके शिक्षा के आधार पे आपका वर्गीकरण कर दिया जाएगा कि आपको स्नातक होना चाहिए। भले इंटर वाले बच्चे को स्नातक वाले से ज़्यादा ज्ञान होगा, लेकिन वहाँ पे उसे स्नातक की डिग्री होगी तभी वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। आप बात हमारी समझ पा रहे हैं कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो व्यक्तियों की प्रवृत्ति के आधार पर, ठीक है, अब प्रवृत्ति के आधार, प्रकृति के आधार पर, जैसे मान लो कोई व्यक्ति झगड़ालू है तो आप उसका वर्गीकरण नहीं करेंगे, कहेंगे अरे यार छोड़ो, भले कानून उसके लिए सरकार छूट देती है लेकिन आप उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। कोई व्यक्ति लविंग नेचर का तो आप उसके पास रहने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा उससे प्यार करेंगे, ज़्यादा उससे रिश्ता रखेंगे, ठीक है। चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ के मामले में यह धारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है, यानी एक व्यक्ति खुद एक वर्ग माना जा सकता है और उसे अपने वर्ग के अधिकार के लिए लड़ना होगा। अतः एक निगम जो कि विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आता है उसे भी विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध होगा। समता के अधिकार अत्यंतिक नहीं, कह रहा समता का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ इसमें परिवर्तन है, कुछ इसके द्वेष हैं, कुछ अपवाद हैं। जैसे कि यहाँ पे अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 के 3 के अनुसार कहा जाता है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। जब आप कह रहे हैं कि सबके लिए समान विधि है
तो फिर स्त्रियों और बच्चों के लिए अलग से आप कोटा क्यों दे रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं हमारे देश की जो स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रख करके स्त्रियों और बच्चों को एक छूट दी जाती है। जैसे कि 14 वर्ष से बच्चों, कम उम्र के बच्चों से काम करवाना जुर्म है, उसी प्रकार से गर्भवती महिलाओं को 6 महीने की छुट्टी दी जाती है। तो अब कोई पुरुष जाके कह दे कि मुझे भी साहब 6 महीने की छुट्टी चाहिए, तो भाई उसके लिए तुम्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। प्रेग्नेंट हो जाओ, 6 महीने की छुट्टी ले लो। ठीक है। अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करता है, यानी जिसे आरक्षण आप कहते हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान करके छूट दी जाती है। जैसे शिक्षा में एडमिशन के लिए उनको छूट मिलती है, जॉब में छूट मिलती है, ठीक है, उनकी मेरिट भी कम जाती है, तो उनके लिए छूट दी जाती है ताकि वो जो पिछड़ गए हैं, वंचित रह गए, वो इस श्रेणी के हिस्सा बन सकें, जिससे उनका भी उत्थान हो और वो भी देश की प्रगति में अपनी भागीदारी दे सकें, वरना वो वहीं कुचल करके दब करके ख़त्म हो जाएंगे। तो इस प्रगति में वो साथ दें, इसलिए यहाँ पे इसका अपवाद बना दिया गया और उनको अलग से कुछ छूट दी गई है, जिसे रिजर्वेशन या आरक्षण कहा जाता है। हालांकि बहुत ज़ोरों शोरों से इसका विरोध हो रहा है और आरक्षण अब 70 साल तक आरक्षण रहा है, तो कहीं पता चला कि एक को उत्थान करने के चक्कर में दूसरा गरीब हो जाए, इसलिए आरक्षण को तो ख़त्म कर ही देना चाहिए। अब बहरहाल सरकार के विवेक के ऊपर ही निर्भर करता है, संसद के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। हमें हमारे आपके कहने से, बोलने से कोई काम सही नहीं होता, लेकिन अपनी बात को रखना उचित होता है, इसलिए अपनी बात को रखना चाहिए। अनुच्छेद 16(4) सार्वजनिक नियोजन में विशेष प्रावधान की छूट राज्य को देता है। ठीक है। इसी प्रकार राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनयिकों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा संसद को विधानमंडल के सदस्यों को प्रदत्त विशेषाधिकार समता के अधिकार का अपवाद है। तो इन लोग जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं और समता के अधिकार का क्या है? अपवाद है। तो आज आपने पढ़ा अनुच्छेद 14 के बारे में, बाकी आगे आप पढ़ेंगे धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, और उसके बाद फिर आगे हम लोग इसमें बढ़ते जाएंगे, एक एक बात को समझते जाएंगे, तो फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और GS 2020 की क्लास आप रोज़ सॉल्व किया करिए, आपके लिए बेहतरीन इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। कल से मॉर्निंग में ही वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएंगी और मॉर्निंग में ही आप अपने वीडियो को दिन भर में कभी भी चाहें तो देख सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।